जय भीम साथियों। हमारे साथ राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति सामाजिक संगठन के जो संस्थापक हैं मुकेश गौतम जी हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। जो हमारा बहुजन समाज है उसे एकत्रित करने में हमारे सारे ही संगठन, जितने भी बहुजन महापुरुषों के नाम से संगठन है या कोई भी सामाजिक संगठन है, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं उसमें, चाहे हमारी पार्टियां हों। लेकिन जैसे ही हम पिछड़े समाज के व्यक्तियों को लाते हैं तो वो आगे की जो रणनीति होती है उसे, मान लो अगर हम किसी पार्षद को वोट दे रहे हैं तो पार्षद जीत जाएगा, ठीक, हमारे समाज ने जिता दिया उसे, या कोई मंत्री हो, विधायक हो। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं वो मनुवादियों की तरह ज़्यादा अग्रसर होते हैं, हमारे समाज की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो उसी के विषय में हम जानेंगे मुकेश गौतम जी से। सर, आपकी राय। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। जैसा कि आपने सवाल किया, एक विडंबना बहुत बड़ी है यहाँ पर। हमारा हर संगठन बहुजन समाज की बात करता है और बहुजन समाज ही तो जाहिर सी बात है 85% की बात होगी। सही बात है। जिसमें एससी भी होगा, एसटी भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा और ओबीसी भी होगा। मैं कुछ और समझता हूँ, क्योंकि मैंने काशीराम साहब को जब पढ़ा, बाबा साहब को जब पढ़ा, तो यहाँ से जो चीज़ें निकल कर आई, तो आज जितने भी संगठन बहुजन समाज बनाने की जो कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उनके परिवेश में अच्छा हो, लेकिन काशीराम साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं। जब हम उनकी किताबें, उनके अभिभाषणों से छपी हुई जो किताबें हैं उन्हें पढ़ेंगे, उनकी स्पीचों को सुनेंगे, समझेंगे, तो वहाँ कुछ और चीज़ मिलती हैं। एक तरफ बाबा साहब की किताब है जाति का विनाश, उसकी बहुत चर्चा होती है समाज में। तो लोग कहते हैं कि जाति का विनाश होना चाहिए, जाति को ख़त्म कर दो, तोड़ दो। ऐसे प्रोग्राम भी हमारे लोग चलाते हैं कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। बाबा साहब, मेरा मानना ये है कि जाति का जो विनाश बुक है वो एक एक्सीडेंटल किताब है। वो अभिभाषण था बाबा साहब का, अध्यक्षीय भाषण था जाति तोरक मंडल का। जब जाति तोरक मंडल को ये भाषण दिया गया कि ये मेरे भाषण होंगे, अध्यक्षीय भाषण होंगे, तो जाति तोरक मंडल ने बाबा साहब से कहा कि आपको अपने भाषण बदलने होंगे, इनमें बदलाव करना होगा, ये बहुत ज़्यादा कड़ी भाषा में आपने लिख दिए हैं, ऐसे ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश चला जाएगा और हमें लोग गलत तरीके से देखेंगे। तो बाबा साहब ने कहा, मेरे भाषणों में कोई फेरबदल नहीं हो सकता, आप मुझे अध्यक्ष प्रोग्राम का बनाओ या मत बनाओ, मुझे बुलाओ या मत बुलाओ। सही बात। लास्ट में ये प्रोग्राम लाहौर में होना था, लेकिन लास्ट में इसको ख़त्म कर दिया गया, ये प्रोग्राम कभी हुआ ही नहीं। तो जाति का विनाश जो बुक है, ये एक अध्यक्षीय भाषण था बाबा साहब का। जो जाति को बनाने वाले लोग थे उस प्रोग्राम में शामिल होने थे। वहाँ पर हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा के लोग, अन्य अन्य संगठनों के, जिन लोगों ने जाति को ख़त्म करने के उद्देश्य से, जाति को तोड़ने के उद्देश्य से वो प्रोग्राम चलाए हुए थे, वो लोग उस प्रोग्राम में आने वाले थे। तो बाबा साहब ने उन्हें ये बताने के लिए कि भाई अगर आप हिंदू धर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करने वाला अगर कोई है तो हिंदू धर्म में बनाई हुई जाति व्यवस्था ये हिंदू धर्म को कमज़ोर करती है। आपको अगर हिंदू धर्म को मजबूत करना है तो इसकी जो जातियाँ हैं इनका विनाश करना ही होगा, वरना होगा क्या कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो ट्राइबल हैं, आप तो उन्हें अछूत मानते हैं, आप तो उनसे बात नहीं करते, आप अपनी बस्तियों में नहीं रहने देते, आप उनसे सामाजिक कटाव रखते हैं, सामाजिक व्यवहार आपका बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज इस समय में मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन भारत में आ चुके हैं और अगर मिशनरियों के संपर्क में ये लोग आ गए, ट्राइबल्स आ गए, अनुसूचित के लोग आ गए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आ गए, तो ये बड़े प्यार से मिशनरी लोग इन्हें बहका लेंगे, फुसला लेंगे और ये मित्रता का एकीकरण के नाम पर जब ये उनके साथ बैठकर खाएंगे, उनके साथ बैठकर पिएंगे, अपने घर बुलाएंगे, इनके घर जाएंगे, तो इनमें एक लगाव आ जाएगा और इससे क्या होगा कि हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ेगा।
ये बाबा साहब ने उस भाषण में अपनी बातों को रखने का एक जरिया था। सर जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो अभी करंट में गवर्नमेंट है वो कहती है जाति हम इस देश से ख़त्म कर देंगे और जातिवाद अब नहीं है, लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले देखा एक घटना कानपुर की, वहाँ पे बहुत कथा हो रही थी, तो वहाँ पे जो कुछ सामंतवादियों लोगों ने उन पे मारपीट करी, उनकी रविदास जी की मूर्ति थी वो तोड़ी। उसके बाद अभी मेरठ की घटना है जिसमें कि बीजेपी का एक मंत्री और उसमें दलित समाज का जो बहुजन समाज पार्टी से पार्षद था उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई करी। और अभी की घटना है एक राजस्थान की जिसमें दलित समाज से बहुजन समाज से व्यक्ति एक्सपायर हो चुका था, तो रात भर उसे शमशान के बाहर रखा गया, अंदर नहीं जान दिया सामंतवंतियों ने। तो गवर्नमेंट तो कहती है कि जाति ख़त्म है, जातिवाद नहीं है, लेकिन ये क्या है फिर ये? अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात अधूरी रह गई है। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। काशीराम साहब ने जब समाज में काम करना शुरू किया तो काशीराम साहब का भी यही शुरुआती पैटर्न था कि जाति को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जब काशीराम साहब ने जाति पर रिसर्च किया तो पाया कि जाति ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है। जाति किसी ने अपने उद्देश्य के, अपने फ़ायदे के लिए बनाई हुई है। अगर इस जाति को कमजोरी ना समझकर अगर हमने इसे ताकत के रूप में इस्तेमाल कर लिया तो निसंदेह हम सत्ता में आ सकते हैं। उन्होंने मलेशिया में अपना एक भाषण देते हुए कहा कि हम जाति को तब खत्म कर पाएंगे जब सामने वाला अपनी जाति को खत्म करने के उद्देश्य से आगे आए। जब लोग चाहते ही नहीं कि उनकी जाति खत्म हो जाए तो मैं कौन होता हूं जाति को खत्म करने वाला। तो काशीराम साहब अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैंने जब जाति को समझा कि जाति दोधारी तलवार है और जिसने भी जाति का निर्माण किया वो आज तक इस जाति का लाभ ले रहा है, तो मैंने जाति से लाभ लेने का, अपने समाज को लाभ दिलाने का जरिया ढूंढ लिया। सही बात। और उन्होंने ये स्वीकार किया कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर भारत में कोई तीसरा व्यक्ति जाति का लाभ लेने वाला पैदा हुआ है तो मैं काशीराम खुद हूं। और आप देखेंगे कि काशीराम साहब ने सोशल इंजीनियरिंग, काशीराम साहब को सोशल इंजीनियर कहा जाता है, जातीय समीकरण बनाकर जिन जातियों का कोई अस्तित्व नहीं था, जिन जातियों को कोई जानता नहीं था, पूरब की को पश्चिम में नहीं जानते थे और पश्चिम की को पूरब में नहीं जानते थे, उन जाति के जालों को तोड़कर उनमें से नेता निकालकर उन्होंने सरकार स्थापित की। और उनके उस पैटर्न पर 4-4 बार सरकार बनी। लेकिन हुआ क्या, 2007 से 12 की सरकार में क्या हुआ कि हमने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नाम दिया था उसे बदलकर हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। अब यहाँ से हमारा भटकाव शुरू हुआ। अब जितने भी हमारे संगठन चलते हैं समाज के अंदर वो बहुजन समाज की बात तो करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काशीराम साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के अंदर अपर कास्ट को छोड़कर ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय को राजनीति करना सिखाया। और हम किंग मेकर हैं। काशीराम साहब कभी मंत्री नहीं बने, लेकिन मंत्रियों ने काशीराम साहब के जूते उठाने का भी काम किया। तो हम किंग मेकर हैं, हम अपनी ताकत को भूले पड़े हैं भाई। हमारे जो लोग आज पिट रहे हैं वो इसलिए पिट रहे हैं कि वो अपनी ताकत को कमजोरी समझ बैठे हैं। जाति, जो लोग जाति से खा कमा रहे हैं, जिन लोगों की जाति ही सबसे बड़ी शक्ति है, वो लोग तुम्हें गुमराह करने में लगे हुए हैं। आप जाति को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप जब तक जाति से भागोगे जाति तुम्हारे पीछे चिपकी रहेगी। अगर जाति खत्म होने की बात रही कि अगर आपके करने से खत्म हो जाती, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, वो हिंदू धर्म को छोड़ दिया, तो उनकी तो जाति खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर की बात होती है तो सबसे पहले उनकी जाति उनके सामने आती है कि डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के व्यक्ति थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, समाज सेवियों से, नेताओं से, और जो जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं बहुजन समाज के नाम पर, और जो जाति खत्म करने की बात करते हैं कि श्रीमान महोदय कि अगर जाति खत्म हो जाती तो बाबा साहब ने तो धर्म ही छोड़ दिया था, उनकी जाति तो उनके आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज भी टीवी डिबेटों में देखेंगे तो हर बात कहा जाता कि डॉक्टर अंबेडकर महार जाति से थे। अब ये कोई नहीं कहता कि वो बुद्धिस्ट थे, उनकी कोई जाति नहीं थी,
वो मानवता में विश्वास रखते थे। तो ये कड़वी सच्चाई है, और जितनी भी हिंसाएं भारत के अंदर होती हैं वो जाति आधारित होती हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। जब आपने कानपुर की बात कही, बौद्ध कथा के अंदर जो घटना हुई, वहाँ पर गोली भी चलाई गई, वहाँ का पंडाल भी जलाया गया, रविदास की मूर्ति भी तोड़ी गई, लोगों को हाथ पैर तोड़कर अपंग भी कर दिया गया। वो अगर बौद्ध धर्म के लोगों पर अत्याचार होता तो बुद्ध को मानने वाले जितने भी संगठन, जितने भी संस्थाएं काम कर रही हैं, या जितनी भी बुद्ध कंट्रियां हैं, ये वहाँ तक मैसेज जाता, लेकिन नहीं गया। लेकिन कोई अच्छे संगठन भी, जो संगठन बुद्ध के नाम पर चल रहे हैं, उन्होंने भी इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की कि भाई आपने बौद्ध कथा के अंदर इतना बड़ा उत्पात कैसे मचा दिया। कि मैं मानता हूं कि वो बौद्धों के साथ नहीं थी घटना, वो जाटव चमारों के साथ घटना थी। एक चीज और बता दूं मैं आपको, कुछ लोग अपने आप को जाटव कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को चमार कहते हैं, यहाँ भी विवाद तो पैदा हो रहा है। हाँ। लेकिन अगर जाति की बात करते हैं तो जिन लोगों ने जाटव सरनेम को स्वीकार कर लिया वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी चमार ही हमारी पहचान है, तो वो भी ठीक है, उसको भी स्वीकार करो, लेकिन ये विवाद का तो विषय नहीं है। अरे जाटव और चमार बात तो एक ही है ना भाई। जो आप जाति से भागोगे तो आपका पतन होगा। आपका जो पतन हो रहा है, आपकी जो सामाजिक बहिष्कार हो रहे हैं आप, वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आप अपनी जाति की ताकत को नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ पंडित जी का कोई करके दिखाए, कोई ठाकुर साहब का करके दिखाए, कोई गुजर भाटियों का करके दिखाए, कोई जाट भाइयों का करके दिखाए, कोई यादवों का करके दिखाए। तुम्हारा क्यों हो रहा है? उन्हें पता है कि उनकी जाति उनकी शक्ति है, और वो मेजोरिटी में जाति के नाम पर रहते हैं। भाई तुम नहीं रहते, तुम्हें बहुजन समाज बनाना है। समय था एक जो बहुजन समाज के नाम से तुम्हें लाभ मिला और आपकी सरकारें बनी, लेकिन अब आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। आपका संविधान भी समय के हिसाब से फ्लेक्सिबल तरीके से उसमें बदलाव होते हैं। आपका संविधान भी फ्लेक्सिबल है, तो आपकी जो विचारधारा है उसमें बदलाव आपको करना पड़ेगा। आपको जो आपकी कमजोरी है उसे शक्ति बनाना पड़ेगा। ये जितनी भी जातीय घटनाएं हो रही हैं, अगर आपने अपनी जाति के लोगों को ही इकट्ठा कर लिया होता तो मैं मानता हूँ ये एक शक्ति बन जाती, और जब आपकी शक्ति बनती तो सरकारें भी आपके साथ खड़ी होती, क्योंकि सरकार को चाहिए मेजोरिटी। आप बहुजन समाज के नाम पर हैं, कोई चमार के नाम पर इकट्ठा है, कोई जाटव के नाम पर इकट्ठा है। मैं कहता हूँ हमारा समाज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे रास्ते पर चल रहा है, लेकिन राजनीति में पिछड़ता जा रहा है, सामाजिक स्तर पर टूटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं हैं, इनमें नेता बनने की होड़ लगी है। और जितने भी संगठन हैं सब अलग अलग अलागते हैं। कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है, कोई राजनीतिक परिवर्तन करना चाहता है, कोई आर्थिक परिवर्तन करना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि समाज के एकीकरण को करने के बाद ही राजनीति हासिल की जा सकती है, सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है, आर्थिक उन्नति की जा सकती है। भाई जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तभी तो मेजोरिटी में कोई काम कर पाएंगे, और सरकार भी तुम्हारी जब ही सुनेगी जब मेजोरिटी में नजर आओगे। आप किसी भी पार्टी में रहें, आप किसी भी संगठन में रहें या खुद का संगठन चलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक भाई के साथ गलत हो रहा हो तो उस भाई को न्याय दिलाने के लिए आपको जाति के नाम पर इकट्ठा होना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको दूसरे लोगों से सीखना पड़ेगा। भाई सीख लो, सीखने में कोई छोटा नहीं होता। अगर आप अपने एटीट्यूड में बैठे रहेंगे, अपने घमंड में बैठे रहेंगे और आप दूसरों के साथ खड़े नहीं होंगे तो तुम्हारे पिटने पर भी तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मेरा मानना है कि जाति कमजोरी नहीं है, जाति शक्ति है। काशीराम साहब ने इसे स्थापित करके दिखाया है। हमें भी इसी तरीके से दोबारा से जाति के पैटर्न को काम कर कर आज प्रेजेंट में जो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं वो इसी पैटर्न पर चल रही हैं, सोशल इंजीनियरिंग के पैटर्न पर चल रही हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद या हिंदूवाद उसका एक सिर्फ एकल मुद्दा है, ऐसा नहीं है। आप उनकी सोशल इंजीनियरिंग देखिए, उनकी सरकार में यादव भी मंत्री है, जाटव भी मंत्री है, वाल्मीकि भी मंत्री है, ठाकुर भी मंत्री है, पंडित जी भी मंत्री हैं, त्यागी जी भी मंत्री हैं। अरे ये सोशल इंजीनियरिंग के तो कमाल है भाई। जब तुम लोगों को नहीं जोड़ोगे अपने साथ तो वोट कौन देगा भाई तुमको? सही बात। सोशल इंजीनियरिंग को समझो, जातीय ताकत को समझो। आपने रविदास को छोड़ दिया, रविदास आपकी पहचान है। जाटव चमारों की पहचान अगर कोई है तो रविदास है। आस्था की बात करते हैं तो बुद्ध हो सकते हैं तुम्हारी आस्था, आप बुद्ध को भी मान सकते हो, आप देवी देवताओं को भी मानते हो भाई, आप सबको मानिए ना। लेकिन बाबा साहब ने जो तुम्हें मार्ग दिया बुद्ध का, आप बुद्ध को अपनी आस्था के रूप में, अपना आस्था का प्रतीक बना के रखें, अपनी पहचान का रूप आपको रविदास को मानना पड़ेगा।
आपको अपनी उन्नति का रूप डॉक्टर अंबेडकर को मानना पड़ेगा, आपको राजनीतिक गुरु काशीराम साहब को मानना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप सत्ता से दूर रहेंगे, आप सामाजिक स्तर पर भी कमजोर बने रहेंगे, ये मेरा मानना है। रही बात इन घटनाओं की, ये घटनाएं ताकत की घटनाएं हैं। अभी जो पार्षद है, जो जाटव पार्षद है, एक मंत्री ने पीटा है तो उसकी सरकार चल रही है, भाई वो सत्ता में चूर है। तो जब सत्ता का नशा होता है तो सर चढ़ के बोलता है, बड़ी बात नहीं है ऐसी घटनाएं होना। लेकिन राजस्थान की जो घटनाएं हैं वो आए दिन आती रहती हैं। राजस्थान के लोगों को चाहिए कि वो खुद में एक बदलाव करने की नीयत से, लोगों को जागरूक करने की नीयत से घर से निकल कर आएँ। अपनी बीवी बच्चों को टीबी को छोड़कर, पेट भरने वाली प्रक्रिया को छोड़कर, जिंदा रहने वाली प्रक्रिया को छोड़कर सम्मान से जीवन जीने के लिए उन्हें अपना त्याग करना होगा, अपने समय का त्याग करना होगा, अपनी जवानी का त्याग करना होगा, अपनी बीवी का त्याग करना होगा, धन का त्याग करना होगा, घर का त्याग करना होगा। यूं ही कोई सत्ता को प्राप्त नहीं करता, हर चीज के पीछे उसकी कीमत होती है। सत्ता को पाने के पीछे लोगों की उम्र लग जाती है। ये सत्ता प्राप्ति का जो एक रास्ता है, ये बहुत लंबा रास्ता है, इसमें पैसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रेजेंट में रिजल्ट मिलने वाला नहीं है कि आपने 6 महीना काम किया और आप सरकार में मंत्री बन गए या आप मुख्यमंत्री बन गए। पैसेंस रखकर काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा, आपको महलों से निकलना पड़ेगा, घर छोड़ने होंगे, भूखे रहकर काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा काशीराम साहब को। अगर आपने काशीराम को नहीं पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप कितना ही कहते रहना कि आप काशीराम साहब के फॉलोअर हैं या डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं, उन लोगों ने मेहनत की, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने जब जाकर समाज को कुछ दिया। अगर वो भी तुम्हारी तरह और मेरी तरह काम करते तो शायद वो भी समाज को कुछ ना दे पाते। तो देखा साथियों, आपने मुकेश गौतम जी को सुना। मैं जयप्रकाश बोध, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक समझ आपको समझना पड़ेगा, आप समाज में लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, सामाजिक एकीकरण की ज़रूरत है। आप जातीय समीकरण बनाएं, जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करें और उसके बाद में सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारे जयप्रकाश बोध जी समाज में दिन रात लगे रहते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।